चलो इसको फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरीके का प्रैक्टिस है। और इतना कर लोगे तो मतलब देखो मेन क्या रहता है एग्जाम के लिए कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, ये मैटर करता है। और ये जो है ये प्रैक्टिस है, हो सकता है इसी में 19-20 करके क्वेश्चन थोड़ा सा और आ जाए। हम्म। चलो अपना रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो तो हो गया था। आप लोगों का रेडॉक्स का टेस्ट हो गया? रेडॉक्स का टेस्ट नहीं हुआ है? पोस्टपोन्ड हुआ? फिर? हाँ। चलो क्या पढ़ना चाहोगे, ऑर्गेनिक चालू करें? स्कूल में तो मेरे ख्याल ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया होगा आप लोगों के, हुआ है? चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। अच्छा रेडॉक्स अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आपका तो रेडॉक्स यहाँ हो चुका है, ठीक। चलिए फिर हम लोग ना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम भले है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ यही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लेकिन ये चैप्टर जो है इस चैप्टर में ना बेटा, इस चैप्टर को अब से लेकर के जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री किसी को बताओगे, तब तक ये चैप्टर में हम लोग जो चीज़ भी पढ़ने वाले हैं वो सब कहलाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। और ये स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है जीओसी के नाम से, ठीक। बल्कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की भी तैयारी करेंगे तभी भी आप जीओसी ही के नाम से ही इसको जानोगे, ठीक, इस वाले चैप्टर को। तो हम लोग यही वाला नाम लिख लेते हैं भाई। और ये है क्या आप लोगों का चैप्टर नंबर 8, ठीक। अच्छा इससे पहले कि हम लोग बहुत डेप्थ में जाएं और पढ़ना शुरू करें, एक चीज़ बताओ तो बेटा, ये ऑर्गेनिक वर्ड जो है ये क्या है? नहीं ये वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है भैया, नेचुरल चीज़। लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर तो था आप लोगों को, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं ना, ठीक। तो क्यों सिर्फ कार्बन को इसमें अलग से पढ़ रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं गिन रहे इसमें? सोचो सोचो, थोड़ा जल्दी बताओ सोच के। ऑर्गेनिक में लास्ट ईयर भी आप लोग देखिए कि ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते क्या है, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं ना। तो क्या है ऐसा खास कि ऑर्गेनिक में कार्बन और उसके कंपाउंड्स को अलग से ही पढ़ रहे हैं? क्या हो जाता है? नहीं, आप लोगों को अच्छे से मालूम रहना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एक पोर्शन होता है, एक डोमेन होता है केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आता है अपना फिजिकल केमिस्ट्री, यही है ना, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है बेटा? जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला चैप्टर है वो सब इसी में आएगा। तो याद करो चैप्टर 1 जो है जिसमें हम लोगों ने, चैप्टर 1 जो है उसमें हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें सब मैथ्स था बहुत सारा था। तो वो किसका पार्ट हो सकता है?
फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर आप लोगों के सिलेबस में जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें भी भरपूर मैथ्स है, वो भी किस में काउंट होगा? वो भी काउंट होगा फिजिकल में। अच्छा, तो अब इनऑर्गेनिक में क्या काउंट होगा आप लोगों का? चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, नहीं 5 तो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 6, ठीक, इक्विलिब्रियम। तो टोटल आपके पास है 118 एलिमेंट्स, जिसमें से कार्बन को आप अलग से पढ़ रहे हो किसमें? ऑर्गेनिक में। डन। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसके कारण हम लोग कार्बन और उससे जितने भी कंपाउंड बना सकते हैं उन सबको हम लोग अलग से पढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनिक में। 118 यानी कि 118 में से आप कार्बन को अलग कर दो, कितने बच गए? 118 में से इकलौते कार्बन को आपने अलग कर दिया ऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए, कितने बच गए अब? 117। यानी ये जो इनऑर्गेनिक है इसमें आप क्या पढ़ते हो? इन 117 एलिमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ोगे आप। आया समझ में? ठीक। तो अब आप लोगों को आपके सीनियर्स, दीदी, भैया या किसी ने भी अगर ये बोल करके रखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, तो अब सोच के बताओ एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ना आसान है कि 117 के बारे में पढ़ना आसान है? एक के बारे में। तो आप लोगों को पहली चीज़ तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले या ऑर्गेनिक पढ़ने के पहले दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है। ठीक, ये इस बात को दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन की कुछ एक खास खास प्रॉपर्टीज देखेंगे जिस पर बेस्ड ही ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा। डन। ठीक। अब जहां पर बात आई कि कार्बन की प्रॉपर्टीज जो इसको खास बनाती हैं ऑर्गेनिक में अलग से पढ़े जाने के लिए, तो दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें सबसे पहला तो है कैटनेशन। याद है लास्ट ईयर पढ़े हो ये वर्ड और ये टॉपिक भी? क्या है कैटनेशन? एग्जैक्टली ये है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के स्टेबल एग्जिस्टिंग कंपाउंड बना सकता है। ठीक। और कार्बन के इस कैटनेशन का ही एग्जांपल आप देखिए, डायमंड। क्या होता है बेटे डायमंड? कैसे बनता है डायमंड? डायमंड कैसे बनता है? कोयला से। और आप बताइए सर? फैक्ट्री में बनाते हैं इसको? बनाते होंगे, वेरी गुड। डायमंड्स तो मिलते हैं सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स यहाँ पे। फिर वाह, मतलब गजब ही कर दिया बेटा। 11th आते आते क्लास 3, 4, 5, 6 सब भूल करके आ गए हो बेटे। जब आप लोग 7th या 8th में थे तब आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है जो है फॉसिलाइजेशन। याद है? क्या है फॉसिलाइजेशन? ह्यूमन डेड बॉडीज, पेड़, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब जब दफनाए जाते हैं या मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो लाखों सालों के बाद उनमें जो कार्बन होता है वो कार्बन एकदम टूट टूट के डिपॉजिट होते रहता है। वो चीज़ कहलाता है फॉसिलाइजेशन। ठीक। और ऐसा करने से ही जो फ्यूल बनता है, जो फ्यूल मिलेगा वो कहलाएगा फॉसिल फ्यूल। सॉरी, फॉसिल फ्यूल का ही एग्जांपल है क्या? पेट्रोल, डीजल, ठीक, कोयला यानी कि कोल। इसलिए तो इन लोगों को हम लोग किस में काउंट करते हैं? नॉन रिन्यूएबल में काउंट करते हैं ना। कितने टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी? कितने टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी? एक होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल में किसको रखते हो आप? अरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में कौन आता है बेटे?
एग्जैक्टली जो अभी यूज हो और तुरंत मतलब जल्दी ही फिर वो वापस से बन के तैयार हो जाए, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर, यानी कि सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल। ठीक। लेकिन पेट्रोल, एक बार अगर मान लो कहीं आप लोगों ने कुआं खोदा, वहां का पूरा पेट्रोल यूज कर लिए, तो अब वापस वहां पर पेट्रोल बनने में कितना साल लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक। तो अब ये जो कंडीशन है ये बहुत लंबा टाइम ले रही है। इसी तरीके से कोयला खदान में कोयला खत्म हो गया, तब वापस उसमें कोयला, हाँ एग्जैक्टली। तो जब उनके क्या बोलना चाहिए, री अकरेंस या उनको वापस से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगे, तब आप उसको किस में रखोगे, नॉन रिन्यूएबल में। ठीक। और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है उसमें मेजॉरिटी जो है वो फॉसिलाइजेशन से आती है। डन। अब फॉसिलाइजेशन हुआ, ह्यूमन डेड बॉडीज, जानवर, जितने पेड़ पौधे जो जो दफन हो सकते थे सब दफन होते गए होते गए होते गए, लाखों सालों तक दफन रहे। उनके बॉडी का कार्बन थोड़ा 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 करके इकट्ठा हुआ, उसके बाद जो चीज़ बन के तैयार हुई वो है कोयला। ठीक। मतलब कोयला, पेट्रोल वेट्रोल वो सब वैसे ही बनता है। तब जो कोयला है उस कोयले की खदान में, अब क्योंकि वो ज़मीन से काफ़ी नीचे है, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी होगा वहाँ पे कोयले की खदान में। तो अब कोयले की खदान में फिर जो कोयला है उसी कोयले के बीच में कुछ 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 पार्टिकल जो हैं वो डायमंड बन जाते हैं। ठीक। अब जो उतने एक्सट्रीम कंडीशन में बन के तैयार हुआ हो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि टफ होना चाहिए। इसीलिए डायमंड के बारे में हम लोग एक बात कहते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ बोलते हैं। साथ ही साथ हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ भी इसी को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है। अगली चीज ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट? हाँ हाँ, अच्छा, और इन दोनों को ही आप लोगों ने एक और नाम से पढ़ा है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। याद आ रहा है? 7 या 8 में ही था ये भी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और लास्ट ईयर आप लोगों ने इसमें एक और एलोट्रॉप पढ़ा है, उसका नाम है फुल्लेरिन। याद आया? जिसको बकमिस्टर फुल्लेरिन भी कहते हैं, जिसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो C60 होता है, यानी कि 60 कार्बन एटम्स आपस में जब जुड़ के जो बनाएंगे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वो कहलाएगा फुल्लेरिन। ठीक। तो कार्बन की ये जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, जो जिसका मतलब है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन 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 आपस में मिलकर के स्टेबल एग्जिस्टिंग कंपाउंड बना लें, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। और कार्बन और उसके कंपाउंड्स को अलग से ऑर्गेनिक में स्टडी करने का एक रीजन तो है क्या? इसका कैटनेशन। डन। दूसरा रीजन जो है वो है जिसके हिसाब से हम लोग इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, वो है बेटा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। क्या है टेट्रा वैलेंसी? सब पढ़ी हुई चीज है बेटा आप लोगों की। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब, तो ट्राई क्या होता है बेटा? वैलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो भी तो वैलेंसी है ना भाई। हाँ, तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, इसका मतलब कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाँ जी, मतलब एक कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक, कभी भी। अब 4 बॉन्ड के लिए देखो, एक कंडीशन हो सकती है कि 2 कार्बन एटम लेकर के चलो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, कितने कितने की डेफिशिएंसी है दोनों कार्बन को? 3 3 की। तो ये क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त होता है हाइड्रोजन, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। ठीक, चलो अब मान लो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 2 की डेफिशिएंसी, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, ठीक, और ये जो चीज है बेटे C2H2,
याद होगा चैप्टर 1 के लास्ट लास्ट में एक न्यूमेरिकल है वेल्डिंग फ्यूल गैस वाला, याद है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया है, वो आपकी कॉपी में भी बनाया रखा है। तो उसमें जो C2H2 है वो यही है। डन। चलिए इतनी चीजों को थोड़ा फटाफट से लिख लीजिए। तो बेटा लिखेंगे क्या क्या कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वाला लिखवाया ना मैंने, आर स्टडीड सेपरेटली अंडर ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, एक है कैटनेशन जिसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और इसके कैटनेशन, कार्बन के कैटनेशन के 3 एग्जांपल, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। चलो जल्दी से लिख लो इसको। हो गया भाई? ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल है इनसे क्या प्रूफ हो रहा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। ठीक। अब सिर्फ यही नहीं, इनमें से आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा के देखोगे उसमें कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, लास्ट ईयर आप लोगों ने इथेनोइक एसिड देखा है, पढ़े हो ना लास्ट ईयर? इथेनोइक एसिड को और किस नाम से जानते हो आप? एसिटिक एसिड।
CH3COOH, यही है ना फॉर्मूला। और लास्ट ईयर इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा। लास्ट ईयर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, ये देखो। अब इसमें भी क्या है, ये जो दोनों कार्बन एटम है दोनों टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। इस वाले कार्बन ने ये 4 सिंगल बॉन्ड से टेट्रावैलेंसी कंप्लीट की, जबकि इस वाले कार्बन ने एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड से टेट्रावैलेंसी कंप्लीट की। ठीक, तो ये जो कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी है इन प्रॉपर्टीज के कारण, अच्छा इसमें भी ये जो कैटनेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिर्फ यही रीज़न है जिसके कारण हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं। डन, इंट्रोडक्शन आ गया समझ। अब हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। क्या होता है सैचुरेशन, पढ़े हो लास्ट ईयर ये भी आप लोग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में कैसे, क्यों और किस हिसाब से हम लोग बोल पाते हैं ये। बोलो बोलो बेटे, लास्ट ईयर पढ़े हो आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग कैसे पता करते हैं, किस हिसाब से बोलते हैं कि वो चीज़ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। गुड, सैचुरेशन की बेस पे दो कंडीशन है बेटे, एक होता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड हम लोग उसी कंडीशन को बोलते हैं जब आपको सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है। डन, जबकि इसका जस्ट जो ऑपोजिट साइड है वो है आपका अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये एस है। ठीक, अब यही वाला कॉन्सेप्ट अगर आप किस में चला दो, हाइड्रोकार्बन पे, तो यहीं पे ही मैं आप लोगों को एक सब हेडिंग टाइप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको आप कहते हो एल्केन। ठीक, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो क्या कहलाएगा, बस। ठीक, हाँ वो एग्जांपल हो गया। ठीक, इसके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटे, CnH2n+2। इसके लिए क्या होगा, CnH2n, इसके लिए होता है CnH2n-2। ठीक, ये दिख रहा है ये 2 टाइप, ये लो अब। ठीक है, 2n-2, एक मिनट, वो लग रहा है 2 की पावर है क्या वो, ठीक है। अब जो एल्केन है वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एल्कीन और एल्काइंस जो हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दुनिया में जितने भी एल्कीन और एल्काइन है, यानी दुनिया में जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उन सबको हम लोग बड़े प्रेम भाव से एक नाम देते हैं, वो नाम है ओलेफिन्स। ठीक,
तो ओलेफिन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कलेक्टिवली या कॉमनली नोन एज ओलेफिन। ठीक, अच्छा ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बेसिकली है आपका चैप्टर 9 का हाइड्रोकार्बन। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे ही कंपेयर करना सीख रहे हैं तो क्यों ना सब एक ही साथ कंपेयर करके देखें। अच्छा, अब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2OH, क्या है ये? इथेनॉल। लास्ट ईयर पढ़े हो आप लोग? ठीक, इथेनॉल में अगर आप बॉन्डिंग चेक करोगे तो बॉन्डिंग में क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा ना। ये दोनों कार्बन के चार चार बॉन्ड बने दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटे? ठीक, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है, जबकि आपको अच्छे से मालूम है कि हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए उसके पास सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के और कुछ नहीं होना चाहिए, ये मालूम है ना। दूसरी चीज़ जो आपको शायद ये जो आपको शायद याद नहीं होगी कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं देखा जाता, उसमें एक चीज़ और है कि उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, मतलब अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। डन। तो ये कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल चाहते हो? हाँ या ना तो बोलो। ये क्या है? फिनॉल। रेजोनेंस के टाइम सिखाया ना इसको, भले चैप्टर 4 में रेजोनेंस सिखाया था मैंने, नहीं याद आ रहा? ठीक, अच्छी बात है, याद आ गया। तो अब इसमें देखो ये फिनॉल जो है ये कैसा होगा? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? कैसे पता? बस, वेरी गुड। यहां वाला कार्बन ये कार्बन इधर, ये जो कार्बन है इन कार्बन के बीच में देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है। डन। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप ये इसको भी लिख सकते हो बेटा एग्जांपल। ये क्या है? प्रोपीन। डन। तो ये दोनों किस में काउंट होंगे बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट होंगे। अब इसमें अक्सर पूछ भी लेते हैं बहुत सारे स्कूल वाले कि बताइए आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस कैसे पता करोगे? तो डिफरेंस पता करने के लिए दो चीज़ें अपने पास होती हैं। पहला होता है कि आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराओ, रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा रिएक्शन विथ Br2 लिक्विड, मतलब ब्रोमीन वाटर। ठीक, Br2 लिक्विड का मतलब होता है ब्रोमीन वाटर। तो चलो इतने को पहले लिख लो तो अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली, फिर मैं आगे लिखा रहा हूं।
ओके लिखना बेटा, चले आगे। चलो, तो अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा डिटेल में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा, और ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को आप हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा। ठीक, सैचुरेशन को इसमें हाइड्रोकार्बन में अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, अपने को एल्केन मिलता है, और इस अनसैचुरेशन को हाइड्रोकार्बन में अप्लाई करोगे तो एल्कीन और एल्काइन। लेकिन कुल मिलाकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है कैसे पता चलेगा, उसके लिए अपने पास दो टेस्ट होता है, एक है रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट और एक है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। डन। अब यहां पे ना बेटा आप लोग दो तीन चीजें कॉपी में ही मेंशन कर लो कि ये जो बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर है ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो पहली चीज, ठीक। और ये ऑक्सीडेशन करते कैसे हैं यूजुअली, या तो ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन हटाना, यही सब है ना। हाँ, एक और तरीका होता है कि अगर पहले से बनाया वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो भी उस चीज को किस में मानते हैं अपन, पहले से बना हुआ जो बॉन्ड है, पहले का बनाया हुआ बॉन्ड जो है वो अगर टूट गया तो भी वो किस में काउंट करेंगे, ऑक्सीडेशन में ही काउंट होगा। अब इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है मतलब सिग्मा ही होगा, और इसके पास क्या है, सिग्मा तो है लेकिन उसके साथ पाई भी है, इसके पास एक पाई, इसके पास दो पाई। अब सोच के बताओ, अगर ये ऑक्सीडाइज करने आ रहे हैं यानी कि बॉन्ड तोड़ने आ रहे हैं तो किसका बॉन्ड तोड़ पाएंगे, सैचुरेटेड का कि अनसैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का। क्यों, उनके पास पाई बॉन्ड है जो कि कंपैरेटिवली वीकर है। आया समझ में, यानी अगर इनका खुद का कुछ कलर होता तो वो कलर चेंज या रिएक्शन किस में देखने को मिलता हमको, अनसैचुरेशन में, ना कि सैचुरेशन में। आ रहा है समझ में। ठीक, अब ये बेयर्स रिएजेंट होता क्या है भाई, बेयर्स रिएजेंट होता है 1% एल्कलाइन कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, यानी KMnO4 का 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है KMnO4। अब चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं ये कितने तरीके का है भाई बेटे, W/W है, W/V है और V/V है। याद आ रहा है कुछ कुछ। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो 1% सॉल्यूशन बना के दिखाओ 1 लीटर, तो उस 1 लीटर में कितना ग्राम KMnO4 मिलाओगे, चैप्टर 1 भूल गए वो लगता है बेटे। याद है मैंने बताया था कि ये जो नमरेटर है ये हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो 1% बोलने का मतलब, अच्छा मैं भी इसको किस में पूछ रहा हूं आपको, क्वांटिटी पूछ रहा हूं मैं ग्राम में, यानी कि W/V पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक, कितना क्वांटिटी निकालना है अपने को, लेट इट बी x अपॉन वॉल्यूम, अपने को कितना बनाना है 1000 और इनटू 100। इससे क्या मिलेगा अपने को, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कितना परसेंट बनाना है अपने को, 1 इक्वल टू 1। कितना आ रहा है देखो तो, x इज इक्वल्स टू, यानी कि 10 ग्राम KMnO4 लेना है और उसको पानी में घोल के कितना तक बनाना है अपने को सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर। डन। तब जो सॉल्यूशन तैयार होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट, इसके पास सैचुरेशन में तो सिग्मा बॉन्ड है, तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं, यानी इसके कलर मतलब इसकी कंडीशन में जो उसका पिंक कलर है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि पिंक कलर रिटेन्स। जबकि इनमें जब आप उसको डालोगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अपने को पाई बॉन्ड मिल रहा है, यानी ये उसको तोड़ तो देगा, फिर आगे जो भी रिएक्शन हो लेकिन तोड़ तो देगा। अगर तोड़ दिया मतलब रिएक्शन हो गया, तब कितनी गारंटी है कि उसका पिंक कलर पिंक ही रहेगा, कोई गारंटी नहीं है।
यानी कि इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें पिंक कलर जो है ये डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर्स। डन। चलो, ब्रोमीन वाटर में भी सेम ही रिजल्ट आपका आता है, रिटेन्स। ये रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म इसका। डन। चलो अब बताओ, इधर ध्यान दो। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का कोई सॉल्यूशन हो अगर, यानी कि प्रोपीन का सॉल्यूशन है, उसमें आप बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो क्या रिजल्ट देखने मिलेगा? पिंक कलर रहेगा कि गायब होगा? गायब होगा। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। ठीक। फिनॉल में डालोगे तो गायब होगा। वेरी गुड। गायब होगा। ठीक है। इसमें गायब नहीं होगा, मतलब रिटेन करेगा। ठीक। इसमें भी नहीं होगा। वेरी गुड। आ गया समझ में? तो अब इसमें ना, ये इसलिए मैंने ये वाली चीज़ प्रैक्टिस कराई क्योंकि थोड़ा सा ठीक ठाक स्टैंडर्ड में अगर देखोगे इसका एमसीक्यू, तो उसमें ये चीज़ आती है, पॉसिबल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट लूज कलर ऑन रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। ठीक। तो मान लो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी, तो बताओ इन चार ऑप्शंस में कौन है जो बेयर्स रिएजेंट के कंडीशन में पिंक कलर अपना डिसअपियर नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। आया समझ में? चलो, ये तो हो गई बात सैचुरेशन पर बेस्ड। इसमें कुछ लिखना है? ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, सैचुरेशन अभी अभी देखा हम लोगों ने। अगला क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट। अब स्टेट के बेस पे अपने पास तीन ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज गैसियस स्टेट, नेक्स्ट कम्स द लिक्विड एंड फाइनली द सॉलिड। अब अलग अलग कंपाउंड के लिए इनमें एग्जाम्पल्स भी अलग अलग होते जाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक। तो C1 से लेके C4 तक के हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? गैस। यानी कि C1 मतलब C1 मतलब, अरे एक कार्बन वाला कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? मीथेन। तो मीथेन से लेके 4 कार्बन यानी ब्यूटेन।
मीथेन से लेके ब्यूटेन तक के हाइड्रोकार्बन कैसे हैं? गैस। C5 से लेके C10 तक लिक्विड, ठीक। और सॉलिड में तो ग्रेटर देन C11 सारे। हो गया। अगला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस बेस पर मेन है दो तरीके के। सबसे पहला होता है एलिफेटिक, जिसको हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और एक होता है साइक्लिक, जिसको हम लोग क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक। इसमें और वैरायटी नहीं होती, लेकिन इसमें दो वैरायटी और है। एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो हैं जो फॉलो नहीं करते हकल्स रूल, जबकि एरोमेटिक जो है वो हकल्स रूल फॉलो करते हैं। तो एरोमेटिक जो है ये फिर दो टाइप का हो जाता है। एक होता है बेंजेनॉइड और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड। डन। ठीक है, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी वाले क्लासिफिकेशन से, जिसमें पहले तो हम लोग देखेंगे कि एलिफेटिक और साइक्लिक में डिफरेंस कैसे निकालते हैं लैब में बैठ के, ठीक, या फिर उसके स्ट्रक्चर को देख करके ही। और उसके बाद एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हकल्स रूल पढ़ेंगे अपन। हकल रूल आपके चैप्टर 9 का हिस्सा है, वो भी सबसे लास्ट टॉपिक। लेकिन यहाँ क्यों पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि यहीं पे तो सीख रहे हैं कि एरोमेटिक होता क्या है और एरोमेटिक बाकी से डिफरेंस कैसे रखता है। डन। ठीक, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में। हाँ।